हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी से लगभग हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन्स और एंजाइम, जिसे लेकर लगभग हर बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हार्मोन्स क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं के डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं कि आपके हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, इनके बीच अंतर क्या होता है, हार्मोन्स और एंजाइम के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हों वो हार्मोन्स और एंजाइम्स को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हार्मोन्स और एंजाइम के बीच में अंतर देखने से पहले हम ये समझेंगे कि हार्मोन और एंजाइम, ठीक है, हार्मोन्स को किसे कहते हैं और एंजाइम किसे कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स की खोज किसने की थी, आपके एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइम की खोज किसने की थी। ठीक है, इन सब को पहले देखना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ लेते हो तो आपको हार्मोन्स और एंजाइम के बीच में अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम। ठीक है, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, यानी एंडोक्रीन ग्लैंड्स, और एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है यानी एक्सोक्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या स्रावित होता है, हार्मोन्स। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या स्राव होता है, हार्मोन्स। ठीक है, और जो आपका एंजाइम होता है वो बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट, मतलब आपका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है हार्मोन्स और एंजाइम में, तो यही है। ठीक है, हार्मोन्स जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, और आपका जो एंजाइम होता है इसे हम विकर भी बोलते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं, अथवा इसे हम विकर भी बोलते हैं, अथवा विकर, इसे हम विकर भी बोलते हैं। एंजाइम जो होता है वो बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो हम अब इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम हार्मोन्स को समझ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या चीज़ है, हार्मोन्स कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हार्मोन, ठीक है, तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं वो रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो जीवों और उनके विकास की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स सीधे कहाँ स्रावित होते हैं, ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, अगर हम बात करें कि हार्मोन्स की खोज किसने की थी, तो हार्मोन्स की खोज की थी ब्रिटिश के फिजिशियन थे। ये ब्रिटिश फिजिशियन ब्रिटिश फिजिशियन E.H. स्टर्लिंग ने 31 मार्च, कब क्या था, 31 मार्च 1905 को की थी, 1905 को की थी। ठीक है, इंसान के शरीर में 50 से भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक अंग का संदेश दूसरे अंग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। इन्हें शरीर का केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, शरीर का केमिकल मैसेंजर कहा जाता है।
मैसेंजर कहा जाता है। ये कहाँ स्रावित होते हैं? ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हार्मोन्स की खोज किसने की थी? ब्रिटिश फिजिशियन E.H. स्टर्लिंग ने 31 मार्च 1905 को की थी। ठीक है, उन्होंने बताया था कि इंसान के शरीर में लगभग 50 से भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? शरीर का केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। ठीक, तो हार्मोन्स का हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, यानी हार्मोन्स की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये सीधे कहाँ स्रावित होता है? ये सीधे रक्त में स्रावित होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और एक बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होता है? उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती, ये सीधे रक्त में ही स्रावित होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो कहते हैं जो पदार्थ स्रावित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंजाइम बोलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होता है वो शरीर के संबंधित अंग पर काम करता है। ठीक है, ये रक्त के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचता है और शरीर के संबंधित अंग पर काम करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि हम कहते हैं हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है, इसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, शरीर में ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। जैसे आपका अग्नाशय हो गया, वृषण हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। ठीक है, ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि हम हार्मोन्स किसे कहते हैं? हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहते हैं हार्मोन से कितने प्रकार का होता है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो ब्रिटिश के फिजिशियन थे उन्होंने बताया था कि मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में 50 से भी ज़्यादा हार्मोन्स पाए जाते हैं। पर कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट्स हार्मोन्स हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो क्लास में बात करूंगी। ठीक है, हम पूरे 50 के 50 हार्मोन्स नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो आपके इम्पॉर्टेंट्स हार्मोन्स हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो जो सबसे पहला है, या फिर हम लिख लेते हैं हार्मोन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला आपका एक हार्मोन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ठीक है, यह ग्रंथि कहाँ होती है? यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और ये निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। ये कैसा हार्मोन स्राव करती है? निरोधात्मक। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और ये किस प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है? निरोधात्मक हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये किसको नियंत्रित करती है? आपकी पिट्यूटरी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले
निकलने वाले हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती है। ठीक है, दूसरा आपका जो ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। ठीक है, और ये कई प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के ठीक नीचे, मस्तिष्क के ठीक नीचे। ठीक है, और ये कई प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से एक स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स है विकास हार्मोन। ठीक है, यह विकास हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन की कमी होती है, मैंने अभी बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत कई हार्मोन्स को स्रावित करती है, उसमें से आपका एक हार्मोन है विकास हार्मोन। विकास हार्मोन, ठीक है, विकास हार्मोन क्या करता है? विकास हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों को, हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन्स की कमी होती है वे बहुत नाटे रह जाते हैं। ठीक है, और जिनमें इसका स्राव बहुत अधिक होता है वे बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इंसान के बड़ा और छोटा होता है, जिन बच्चों की हाइट छोटी होती है वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले विकास हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, उनमें इस हार्मोन्स का स्राव कम होता है तो इसलिए उनकी हाइट क्या होती है? छोटी रह जाती है। ठीक है, जिनमें इस हार्मोन्स का स्राव अधिक होता है उनकी लंबाई क्या होती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो आपके जो इन ह्यूमन हैं उनकी हाइट किसकी वजह से कम और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे ही आजकल बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जो दिखाता है, जैसे आपका स्पीड हाइट हो गया ना, उसको दिखाता है कि उसको लेने से आपकी हाइट स्पीड से बढ़ती है। तो उनमें कुछ ऐसी ही चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके विकास हार्मोन्स को प्रेरित करता है और विकास हार्मोन्स अधिक, उनका स्राव अधिक होने लगता है। ठीक है, तो उनमें इसी विकास हार्मोन्स को ही इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें केमिकल प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है आपका थायराइड ग्रंथि। तीसरा है आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि सबको पता है ये कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है सांस की नली से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और इसमें कहाँ ही होती है ये थायराइड ग्रंथि? आपकी सांस की नली से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन्स बनता है? तो इससे बनता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, तो जिनमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें थायराइड क्या होता है? उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बोलता है ना कि टाटा का नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक होता है ना टाटा का नमक, तो उसमें आयोडीन ही होती है। जिनमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें क्या होता है? थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इस हार्मोन्स का काम क्या है? तो इस हार्मोन का जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ये पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है ये? शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जो कहते हैं पाचन की दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से आपका जो घेंघा, जिसे ग्लंडर बोलते हैं, ठीक है, गलगंड या आपका गाइटर बोलते हैं इसे घेंघा को, तो घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। आपका जो यहाँ पर गले के पास आपका ये सूज जाता है।
ठीक है। तो वो थायराइडी ग्रंथि की वजह से होता है, उसमें थायराइड में आयोडीन की कमी की वजह से आपको घेंघा रोग हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। और आयोडीन युक्त नमक क्या है, आजकल तो सभी नमक, आपके जो जितने भी नमक के सॉल्ट के प्रोडक्ट है सभी में आयोडीन नमक पाया जाता है, लेकिन पहले सिर्फ टाटा का नमक होता था जिसमें आयोडीन आपका पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि आपको समझ में आ गई। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, सांस की नली से जुड़ी हुई होती है। इसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। इस हार्मोन्स का काम क्या होता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन के पाचन को नियंत्रित करता है। भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हमें घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है हमें, घेंघा, गाइटर। ठीक है, अगली हमारी जो ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि है। पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथि, ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये कितनी होती है, 4 होती है। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी 4 आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है। ये किससे जुड़ी होती है, थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से जुड़े 4 पैराथायरॉइड ग्रंथि होती हैं, ग्रंथि होती हैं। ठीक, पैराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन से निकल स्रावित होता है, तो इसमें जो आपका हार्मोन स्रावित होता है वो पाराथार्मोन हार्मोन्स इससे स्रावित होता है, पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। कहाँ पर, रक्त में। रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अगली ग्रंथि है नेक्स्ट हमारी थाइमस। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। आपकी थाइमस ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है, तो यह गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में होती है। ये कहाँ पाई जाती है, गर्दन के निचले हिस्से, गर्दन के निचले हिस्से में ये पाई जाती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि से थाइमस हार्मोन स्रावित होता है। थाइमस हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, क्या ये क्या करता है, शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, उसको बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यह गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमस नामक हार्मोन स्रावित होता है और ये शरीर की रोग प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, अगली नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रीज। ठीक, अग्नाशय यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यह ग्रंथि पेट के ठीक नीचे मौजूद होती है। कहाँ होती है, पेट के ठीक नीचे, पेट के ठीक नीचे मौजूद होती है। ठीक है, और इससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है इससे, इंसुलिन।
इंसुलिन नामक हार्मोन, ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन का काम होता है जो हमारा रक्त यानी ब्लड में जो शुगर है यानी शर्करा का जो स्तर है उसको कम बनाए रखना, ठीक है। जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है उनको ही डायबिटीज़ का यानी शुगर का रोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए उन्हें इंसुलिन के शॉट दिए जाते हैं ताकि यह ब्लड में आपकी जो शुगर लेवल है उसको कम रखे, ठीक है। इसकी कमी से आपको मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। जो मधुमेह से यानी जो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके जो ब्लड में जो आपका शुगर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, शुगर लेवल को मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? इंसुलिन का होता है, ठीक है। जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट है इसलिए उन्हें इंसुलिन का शॉट दिया जाता है ताकि उनके जो ब्लड में है जो शुगर का लेवल है वो कम रहे, ठीक है, मेंटेन रहे, ज़्यादा ना हो पाए, ठीक। तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होता है। नेक्स्ट आपकी जो ग्रंथि है 7 वो है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो हमारे दोनों गुर्दे हैं, ठीक है, गुर्दों के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। यह ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो यह अधिवृक्क हार्मोन स्रावित करती है, अधिवृक्क हार्मोन का स्राव करती है जो हृदय की गति, सांस लेने की दर और रक्त दबाव, ठीक है, को नियंत्रित करती है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गुर्दों के ऊपर पाई जाती है। इससे अधिवृक्क नामक हार्मोन निकलता है जो हृदय की गति, सांस लेने की दर और रक्त के दबाव को नियंत्रित करता है, ठीक है। जब मनुष्य बहुत अधिक खुश होता है या बहुत अधिक डरा हुआ होता है तो ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, ठीक है। इस ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है। ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक, समझ में आ गया। अधिवृक्क ग्रंथि यानी जब हम बहुत डरे हुए होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अधिवृक्क हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। मैं आपको सारे हार्मोन्स के बारे में नहीं बताऊंगी। आपके जो मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसके बारे में आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग कभी ना कभी पूछ लेता है, तो मैं उन हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। उस तरह तो मानव शरीर में 50 से भी ज़्यादा हार्मोन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो आपका है ग्रंथि है 8 पॉइंट में वृषण, टेस्टिस, ठीक है। वृषण यानी टेस्टिस, यह ग्रंथि किस में पाई जाती है? यह ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, यानी जेंट्स में, सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। और ये किस हार्मोन का स्राव करती है? तो ये आपका हार्मोन का जो स्राव करती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये एक यौन हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? यौन हार्मोन है, आपका यौन हार्मोन है, ठीक है। तो वृषण ग्रंथि आपका कौन से हार्मोन का स्राव करती है? यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, ठीक है।
ये पुरुष में यौन अंगों और पुरुष के गुण जैसे गंभीर आवाज़, मूंछ, दाढ़ी आदि के विकास को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला जो आपका नेक्स्ट है, ठीक है, अगला या लास्ट है अंडाशय यानी ओवरीज। ठीक है, यह ग्रंथि सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिर्फ महिलाओं में, महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, और ये मादा यौन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, मादा यौन हार्मोन आपका हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन मादा यौन अंगों एवं महिला गुणों जैसे कोमल आवाज़ हो गया, ठीक है, कोमल त्वचा हो गया, ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ आदि के विकास को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, आपका ये एस्ट्रोजन किसमें क्या नियंत्रित करता है? महिला के गुणों को, ठीक है, महिला गुणों को नियंत्रित करता है। जैसे आपका उनकी पतली आवाज़ हो गई, ठीक है, कोमल त्वचा हो गया, स्तन ग्रंथियाँ, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। ठीक, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन करता है। ठीक, आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो आपका कहते हैं गर्भाशय में परिवर्तन को नियंत्रित करता है। ठीक है, आपका जो माहवारी चक्र है उसको नियंत्रित करता है। ठीक, और गर्भावस्था के दौरान भी ये मदद करता है। कौन? आपका ये प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स थे जिसको हमने पढ़ा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती। तो हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो हार्मोन आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। ठीक है, अब हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम आपका बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ठीक, तो आपका एंजाइम ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये हमारे पूरे शरीर में मौजूद होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करने में मदद करते हैं, मतलब उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ मामले में जो एंजाइम होते हैं वो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को, यानी शरीर में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देता है। ठीक है, ठीक, अगर हम बात करें कि एंजाइम की खोज किसने की थी, तो एंजाइम की खोज की थी फ्रांसीसी रासायनिक शास्त्री ने की थी। फ्रांस के रसायन शास्त्र थे फ्रांसीसी रसायन शास्त्री। ठीक है, एंस लमे पायन ने किया था। किसने किया था? आपके एंस लमे पायन, एंस लमे पायन ने किया था 1833 में। 1833 में इन्होंने एंजाइम की खोज की थी। ठीक है, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी, पर इसको नाम, मतलब इस पदार्थ को नाम, एंजाइम नाम किसने दिया था? उसको दिया था जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट थे। जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट थे विल्हेम कोहने। विल्हेम कोहने, उन्होंने
उन्होंने कहते हैं कि इसको एंजाइम, उन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यह शब्द यूनानी भाषा के खमीर से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? यूनानी भाषा के खमीर से। यूनानी भाषा है के खमीर, यूनानी भाषा के खमीर से लिया गया है। ठीक है, तो एंजाइम की खोज किसने की थी? फ्रांसीसी के रासायनिक शास्त्री थे, उन्होंने इसकी खोज की थी 1833 में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कूने ने इस एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या होता है? खमीर होता है। ठीक है, एंजाइम आपका वाहिनियों में स्रावित होता है और वाहिनियों यानी नलिकाओं द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, अब हम बात करें कि आपके कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो एंजाइम भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, शरीर में बहुत सारे यानी बहुत सारे एंजाइम मौजूद हैं, जिनमें आपके कुछ एंजाइम जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में हम आज की वीडियो क्लास में फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला एंजाइम है आपका लिपेसिस। सबसे पहला एंजाइम है आपका लिपेसिस। लिपेसिस, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लिख लेते हैं लिपेसिस। ठीक है, यह एंजाइम का एक समूह होता है जो क्या करता है? आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, यह क्या होता है? यह एंजाइम का एक समूह होता है जो आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, वसा को पचाने में, वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमिलेज। एमिलेज, ठीक, ये क्या करता है? ये इस एंजाइम का कार्य क्या है? ये स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। ठीक है, ये स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारी मुंह की लार में, मुंह की लार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माल्टेज। माल्टेज, ठीक है, यह एंजाइम आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये भी एंजाइम आपका लार में पाया जाता है। ठीक है, जो चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये चीनी को ग्लूकोज में बदलता है, चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंजाइम है ट्राइपसिन। ट्राइपसिन, ठीक है, ट्राइपसिन एंजाइम, यह एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होता है। ये कहाँ होता है? ये कहाँ पाया जाता है? आपका छोटी आंत में, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक्टेज। लैक्टेज, ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपका छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। यह दूध में मौजूद, ठीक है, लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। क्या करता है? ये दूध में आपका जो दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, उसको तोड़कर किस में बदलता है? ग्लूकोज में, और आपका ग्लैक्टोज में बदलता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है किसको? दूध में मौजूद लैक्टोज को। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? आपका छोटी आंत में। ठीक है, अगला है आपका लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आपका छोटी आंत में पाया जाता है,
और इसका क्या कार्य होता है, ये दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एसिटाइलिन कोलिन स्टेज। इसका कार्य का क्या होता है, तो ये नसों और मांसपेशियों में न्यूरोट्रांसमीटर का संकेत देने की तरह काम करने वाला एक केमिकल, ठीक है, एसिटाइल कोलिन होता है। ये दिमाग और शरीर में मौजूद केमिकल को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्या ये क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये कार्य करता है, जो नसों और कोशिकाओं को संकेत देने का कार्य करता है। ठीक है, और आपका जो दिमाग और शरीर में मौजूद केमिकल को उसको भी तोड़ने का ये कार्य करता है। ठीक, ये क्या करता है, नसों और मांसपेशियों में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो ये डीएनए के साथ मिलकर शरीर के लिए जरूरी प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, ये डीएनए के साथ मिलकर शरीर के जरूरी प्रतिक्रियाओं को कार्य संपन्न करता है। हेलिकेज के बारे में आप अपने 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब डीएनए का आप प्रतिलिपिकरण पढ़ते हैं तो उसमें हेलिकेज एंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीएनए पॉलीमरेज। ये भी आप इन सब का यूज़ किस में होता है, जब एक डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए आपका प्रतिलिपिकरण जब होता है उसमें आप इन सब एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके बारे में आप क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये डीएनए बनने में क्या करता है, मदद करता है। डीएनए बनने में मदद करता है। ठीक है, एंड लास्ट आपका जो एंजाइम है जो आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटेज। ठीक है, प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, प्रोटेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ा। ठीक है, एंजाइम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एंजाइम क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला एक पदार्थ होता है। आपका जो एंजाइम होता है वो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ को खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आपका जो एंजाइम होता है, एंजाइम शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम आपके अग्नाशय, पेट और छोटी आंत में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी लार ग्रंथियों में भी पाचन एंजाइम को बनाती हैं जो भोजन को चबाने के दौरान उसको पचाने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। ठीक है, पाचन संबंधी समस्याएं होने पर आप दवा के रूप में एंजाइम को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एंजाइम के बारे में आपको कुछ जानकारी थी, हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा भी। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजाइम और आपका हार्मोन्स में अंतर, हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि जो आपका हार्मोन्स होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, फटाफट से हम हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे हम
हार्मोन और एंजाइम में अंतर। ठीक है, तो हम फटाफट से हार्मोन और एंजाइम के बीच में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो आपका होता है वो प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा एस्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो एंजाइम होता है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, हार्मोन हम फिर से मैं बता दे रही हूँ, हमने कई बार पढ़ा भी वीडियो में कि हमारा जो हार्मोन्स होता है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हार्मोन्स जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और जो हमारा एंजाइम होता है वो बाह्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, आपका जो हार्मोन है वो स्रावित होने के पश्चात रुधिर के माध्यम से, मतलब रुधिर संवहन के माध्यम से विशेष अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, एंजाइम जो होता है वो विशेष अंगों तथा कोशिकाओं में ही बनते हैं। ठीक है, ये विशेष अंगों और कोशिकाओं में बनते हैं। ठीक है, आपका जो कहते हैं हार्मोन है वो उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग न लेकर उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें प्रभावित या प्रेरित करता है। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं या उन्हें प्रेरित करते हैं। लेकिन आपका जो एंजाइम होता है वो उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग लेकर उन्हें प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हार्मोन से आपका जो हार्मोन अपना कार्य करने के बाद स्वतः ही टूट जाता है, यानी स्वतः ही विघटित हो जाता है और इनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर पाते। लेकिन जो आपका एंजाइम होता है वो कहते हैं, एंजाइम जो होता है आपका जो क्रियाओं में, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने के पश्चात वैसे ही बचे रहते हैं और इनका उपयोग दोबारा भी किया जा सकता है। ठीक है, हार्मोन्स का जो अणुभार होता है वो कम होता है, आपका एंजाइम का जो अणुभार होता है वो हार्मोन से कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत अधिक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हार्मोन्स और एंजाइम के बीच में अंतर। ठीक, तो था आपका हार्मोन और एंजाइम के बीच में अंतर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।